कितना बड़ा खोट नजर आ रहा है। आपकी नीति और नीयत में खोट दिख रहा है मुझे तो। आपको यही नहीं पता कितनी सीटें बढ़ेंगी सर, और कानून ले आए आप संशोधन के लिए। मैं हूं यासर मलिक। प्लीज एक ही एजेंडा लेके मत चलाओ, नहीं तो बीजेपी को भेज दो, मुझे भेज दो, और एक तरफ सारे के सारे जो बोलना बोलते रहो। रोज रोज आपकी टाइमलाइन बदलती है, सवाल दूसरों से पूछोगे, अपने अंदर खाने, अपने गिरबान में नहीं झांकोगे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ये बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं। चलिए मैं कह रहा हूं कि अगर विषय वो हो तो उसके ऊपर नहीं, वही तो विषय है। जब आपका दिल करेगा 3 दिन का आप विशेष सत्र बुला लेंगे, दूसरे की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने एक नया गेम खेल दिया है। संसद में बवाल मच गया है महिला आरक्षण बिल को लेकर, परिसीमन को लेकर, जिस पर संदीप चौधरी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे घबरा जाते हैं और विपक्ष की नीयत में खोट बताने लगते हैं। उसके बाद संदीप चौधरी जब बीजेपी और आरएसएस पर सवाल पूछते हैं तो सिट्टी पिट्टी गुल बीजेपी के प्रवक्ता की हो जाती है और बीजेपी के प्रवक्ता संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो विपक्ष की साइड ले रहे हैं, कि वो कांग्रेस की प्रवक्ता करते हैं। और जो मलूक नागर है वो भी संदीप चौधरी के ऊपर विपक्ष के प्रवक्ता बनने का आरोप संदीप चौधरी के ऊपर लगाते हैं, जिसके बाद संदीप चौधरी दोनों की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। दोनों को ऐसे करारे करारे सवाल पूछते हैं कि दोनों जो है एक तरफ खामोश होकर बैठ जाते हैं, बोलने का नाम नहीं लेते हैं। और इस बिल में क्या खेल खेला जा रहा है और क्यों ये इलेक्शन से पहले बिल और संसद सत्र बुलाया गया है, इसकी पूरी पोल, इसको पूरी तरीके से एक्सपोज यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक जो योगेंद्र यादव है उन्होंने किया। उन्होंने एक एक बात को सच्चाई से समझाया और क्या नियत में खोट किसकी है वो भी पूरी डिटेल में बताइए। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए, आपको इसके जो मतलब संसद में इस समय बवाल मचा हुआ है परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर सारी सच्चाई पता चल जाएगी। प्रोफेसर साहब, अरे ये 2.5 साल पहले ही तो कराया था महिला आरक्षण बिल, कानून बनाया था, फिर से संशोधन की क्या जरूरत पड़ गई? और 14 दिन पहले तो अभी संसद खत्म हुई थी, ये 3 दिन का विशेष सत्र, मतलब नारी शक्ति पूरी तरह से मुकम्मल मजबूत नहीं हो पाई थी 2023 के कानून में, तो कुछ बदलाव करने पड़ गए। संदीप जी, नीति और नियत में कितनी बड़ी खोट है वो आज इस विशेष सत्र में कहीं दिखाई दिया और कई लोगों ने जता और बता दिया कि किस प्रकार से आधी आबादी के खिलाफ इनकी संगठित सोच जो है 27 साल से जो एक प्रकार से इन्होंने गिरोह बना के, या कह लीजिए कि किसी न किसी प्रकार से इसको लटकाए और भटकाए रखा वगैरह। ये कहाँ जाते? 2023 में कानून बन गया, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 2011 की सेंसस को ही आधार बनाना था तो 2024 में ही दे देते 33%। कौन रोक सकता था? कानून पास हो गया ना संसद में। नहीं, मजेदार बात ये देखिए कि जिन लोगों ने आज इस चीज के ऊपर चीख पुकार शुरू की, उनसे पूछिए ना कि क्या कभी इन्होंने वो काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के संविधान में बदलाव किया और 33% आरक्षण 2007 से दे रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी कितनी महिला अध्यक्ष बन गई सरसंचालक, और बीजेपी के कितने महिला अध्यक्ष बने? बड़े सही, बड़े हरदम ये हमेशा ये सवाल खड़ा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेविका संगठन है। अच्छा, स्वयंसेविका वो अलग से संगठन हो गया। बिल्कुल, 1925 101 साल हो गए। 101 साल के इतिहास में आरएसएस का कोई महिला सरसंचालक नहीं हो पाया। राष्ट्रीय स्वयंसेविका संगठन है। अच्छा, जो महिलाओं की तरक्की के लिए। अच्छा, बीजेपी महिला मोर्चा भी है तो इसलिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं। चलिए मैं कह रहा हूं कि अगर विषय वो हो तो उसके ऊपर नहीं, वही तो विषय है। अरे और कौन सा विषय है? महिला ही विषय है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये महिलाओं के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मुझे ये बताइए 2023 में कानून बन गया था कि इनकी नीति तो ये नियत में कितना बड़ा खोट नजर आ रहा है। नीति और नियत में खोट दिख रहा है मुझे तो। समर्थन करते हुए तो आपकी नीति और नियत में, अरे नीति और नियत आपकी पाक साफ थी तो 2024 में ये कानून लागू कर दीजिए ना। ये अभी याद क्यों आया? मैं ये पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक सवाल है। अरे साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कानून लागू करने की जो प्रक्रिया है 2029 में इसे लागू किया जाए। अब जनगणना शुरू हो गई है, उसको लेकर 2011 की क्यों 2026-27 में जो जनगणना मैं कह रहा हूं कि 1991 की 2023 के आप ही ने पास किया सर, किसी और ने नहीं किया।
1991 की जनगणना हुई, 2011 में उसको कहीं लागू किया गया उसके आधार पर, तो क्या मजाक है? तब वो पुण्य हो गया। थोड़ा प्लीज अरे आपका पास किए हुए कानून है, आपने कहा था 2026-27 की जनगणना आधार होगी, आपने कहा उसके बाद परिसीमन होगा, फिर लागू होगा महिला आरक्षण। अब मन क्यों बदल गया? प्लीज ये समझा दीजिए ना, इधर उधर की बात मत करो। सर मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्पष्टता के साथ जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पे आज बात रखी, क्या कि अभी परिसीमन की बात, तो फिर जरूरत क्या पड़ गई इस विशेष सत्र की? इतनी ये 3 दिन की जरूरत, इतना चुनाव के बीच नीति और नियत, 2 शब्दों पर आप लगातार जोर दे रहे हैं, तो आपकी नीति और नियत सवालों में है। अब ये बीच चुनाव में क्या जरूरत पड़ गई 3 दिन के लिए? क्या बात आप कर रहे हैं? बीच चुनाव का क्या मतलब होता है? अच्छा, कोई मतलब नहीं होता। मतलब आप संसद का जो सत्र चलते हैं वो बेईमानी हो गई। संसद के सत्रों के दौरान आप बात नहीं करेंगे, जब आपका दिल करेगा 3 दिन का आप विशेष सत्र बुला लेंगे। नहीं तो क्यों ना, आखिर में ये 2 तारीख तक क्या कर रहे थे? संसद में क्या हो रहा था? संसद क्यों नहीं लेकर आए आज की डेट में? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये तो पहले दिन से ये कहना चाहिए। बात कर रहा हूं, 27 साल कहना क्या चाह रहा हूं, साफ कह रहा हूं। नहीं 27 साल से जो चीज रोक के रखी गई वो 2023 में आपने नहीं, ये 2023 हेलो 2023 में भी हेलो सर सुन लीजिए, 2023 में नहीं बैठे सर एक बार रियलिटी चेक कर दूं। 16 अप्रैल 2026 में चर्चा हो रही है, कानून आप ले आए 2023 में, उसे लागू कर देते, उसमें बदलाव क्यों करते घूम रहे हैं, और उसमें दूसरे की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बगैर जो है, आप याद करिए आजादी के समय 17 करोड़ मतदाता थे, फिर कहां 499 सीट? अरे भाई कानून बन गया था, उसे लागू कर दो। सर आप पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, आप लगातार उस चीज पे मतलब हमला करेंगे, जो चीज जो है। अरे भाई कानून है, कानून को लागू कर दो। कानून, हाँ तो कह तो रहा हूँ कि कानून लागू करने के जो तौर तरीके हैं, ये 3-5 क्यों कर रहे हो? सर मैं 6-5 नहीं हो रहा है, समय लगता है। परिसीमन आयोग को कम से कम 1.5 इतना समय लग जाता है कि सांसदों को वक्त तक नहीं दिया जाता कि वो बाकायदा, 1 मिनट सुन लीजिए, बाकायदा इस बिल को, अरे सुन ही नहीं लीजिए ना, करने का मतलब क्या है सर? अरे मतलब कहते रहेंगे, मतलब मुझे समझाइए ना। बिल भी पढ़ने का वक्त नहीं दिया। बिल में लिखा हुआ है 815 जमा 35, 850 सीटें होंगी। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल कह रहे ना 850 नहीं 815 है, गृह मंत्री कह रहे हैं 816 है। आपको यही नहीं पता कितनी सीटें बढ़ेंगी सर, और कानून ले आए आप संशोधन के लिए। सुनिए सर, मैं कह रहा हूं कि जो चीज कही गई 815 और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित नहीं वो बिल में है, पर मना कर दिया गया सदन के पटल पर। अभी गृह मंत्री ने जो लास्ट में बात कही 850 की, वो भी बात 850 नहीं 816 कही। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी बात उन्होंने रखी, अगर उसमें कहीं दुरुस्त बिल में बात कुछ और, सदन में कुछ और बात कही जा रही है। मैं कह रहा हूं कि वो तो बाल का खाल निकाला जा रहा है उसके। बाल का खाल? अरे कानून मतलब आप विधेयक मुकम्मल तौर पर लेकर नहीं आए, उसमें बदलाव होते रहेंगे। महिलाओं के साथ जो एक लगातार जो उपेक्षा हुई आजादी से लेके अब तक, आप देखिए 500 महिलाएं भी नहीं चुनी गई। अच्छा, 4929 जो है तो 2024 में 2023 के कानून को लागू करने से किसने मना किया था? सर मैं तो प्रियंका गांधी यही तो कह रही हैं, अभी लागू कर दो ना इसको, कानून को। अभी भी 2029 तक और चर्चा आज कर रहे हैं। गांधी जो है इस देश में है, कांग्रेस जो है जो बोलेगी वही कानून हो जाएगा क्या? ये बात तो सही है। योगेंद्र भाई मुझे ये बताइए, ये 50% का आंकड़ा कहां से आया? 1971 का जो सेंसस है, उस वक्त हमारी 55 करोड़ आबादी थी। 2011 जो अब नया आधार बनाने के लिए सरकार विधेयक लेकर आ रही है, ये 3, तब हमारी आबादी 121 करोड़ थी। 115-17% बढ़ गई, पर सीटें हम 50% बढ़ाएंगे। ये किस पंडित ने, किस ज्ञानी ने कान में सरकार के फुसफुसाया है कि 50% बढ़ानी है? जी अब योगेंद्र यादव की सारी बातें सुनकर जाइए, पूरा एक्सपोज किया बीजेपी को, तो पूरी बात सुनिए। संदीप भाई, मैं तो इससे आगे बढ़ के ये भी सोच रहा हूँ कि इस देश के माननीय गृह मंत्री मुझे 50% बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं गारंटी ले लो, और मैं पिछले 48 घंटे से इन 3 कानूनों को लेके बैठा हूं, उनका एक एक शब्द, एक एक हर्फ पढ़ रहा हूं, और मुझे तो इसका कहीं जिक्र ही नहीं मिलता।
ये कहाँ से कह रहे हैं भाई? जरूर कुछ गुप्त चीज इनके पास होगी जो मुझे समझ नहीं आती। और यहाँ जो ज्ञानी पंडित बैठे हैं उनसे पूछ दीजिए कि भाई कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, गंभीरता से तो लेना चाहिए उनकी बात को। लेकिन कोई आपको कहे कि संदीप जी 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है, आप चिंता ना करें, और आपके हाथ में चेक दे दे 1,000 रुपए का, तो आप पूछेंगे तो सही, पर सर ये देख के तो इसमें 1,000 लग रहा है, कुछ आपसे जीरो लगाना शायद भूल गए हैं आप, इतना तो आपको कहना पड़ेगा ना। तो 48 घंटे से ये खेल इस देश में चल रहा है। सारे अखबार कह रहे हैं, टीवी कह रहे हैं ऐसा होगा, एश्योरेंस है, एश्योरेंस है। मैं कहूं बिल्कुल ठीक है, एश्योरेंस है भैया, मैं नहीं कह रहा कि ये झूठे लोग हैं, लेकिन ये लोग फिर मुझे लिख के ऐसा क्यों दे रहे हैं? जो देखिए, दो महत्वपूर्ण बिल है, तीसरा तो 815 जमा 35 तो लिखा हुआ है बिल में, और 815 आंकड़ा आ गया तो सब कुछ बदल जाता है, फिर तो सारे आंकड़े और सारा विश्लेषण बदल जाता है। जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। जो लिखा है वो ये कि 815 राज्यों के लिए, 35 केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए, कुल मिला के हुए 850। जो लिखा हुआ है वो ये कि इनका राज्यों के लिए नए सिरे से आवंटन होने पर जो ढक्कन पिछले 50 साल से लगा हुआ था, वो ढक्कन हम हटा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। 1971 का फ्रीज अब हटाया जा रहा है। 6-7 जगह कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र था, उन सब 6-7 जगह से अब इसको हटाया जा रहा है। ढक्कन हट गया। ढक्कन हटने के बाद क्या होगा? जो संविधान का मूल प्रावधान है वो लागू होगा। और मूल प्रावधान क्या कहता है? हर सेंसस के बाद फ्रेश डिलिमिटेशन होगा, तो नए सिरे से आवंटन होगा। इसके लिए आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से खिड़की खोल दी, खिड़की नहीं खोली। साथ में डिलिमिटेशन बिल जो है उसका क्लॉज 8 और 9 बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, जरूरत हो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। वो कहता है कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका आवंटन डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, और उसका आधार होगा नवीनतम पर यहाँ पर सेंसस। संसद में दावा किया जा रहा है कि नहीं 50% ही बढ़ेगा, यूपी की 40 बढ़ेंगी और 39 से 59 हो जाएंगी तमिलनाडु की। ये दक्षिण वालों को भड़काया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। 20 की 30 हो जाएंगी केरल में। सब बराबर जी, सब चंगा सी। संदीप भाई, तो फिर मैं आपको पढ़ देता हूं। ये सरकार का डिलिमिटेशन बिल है, मेरा नहीं है, कोई मैं र्यूमर नहीं फैला रहा। और उसका क्लॉज नंबर 8 है जो कहता है रीएडजस्टमेंट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। ये मेरा बनाया हुआ जुमला नहीं है, सरकार ने लिखा है, उसका शीर्षक है। उसमें क्या लिखा हुआ है? द कमीशन, मतलब द डिलिमिटेशन कमीशन शैल ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस फिगर्स एंड हैविंग रिगार्ड टू XYZ etc. determine the number of seats in the House of the People to be allocated to each state and union territory. इसी पर मैंने थोड़ी रिसर्च की, आपने ये बहुत अच्छा किया, ये प्रावधान सुना दिया। और दर्शकों, इसके आधार पर मतलब 2011 में किसी भी राज्य की आबादी देश की कुल आबादी का कितना हिस्सा था, उसी अनुपात में आपको सीटें आवंटित हो जाएंगी। तो यूपी का अनुपात जो 1971 में 16.1% था देश की आबादी का, वो 2011 में हो गया 16.5%। और 16.5% इस बिल में लिखा हुआ है 850 सीट होंगी। 850 का 16.5% 140 सीट होती हैं, तो 80 की 140 कोई 50 तो हुई नहीं। और तमिलनाडु की सीटें उसकी आबादी के हिसाब से 39 से 51 ही सीट बन पाएंगी, 59 नहीं बनेंगी। तो ये तो झोल है। Exactly, संदीप भाई, ये और तो इसी झोल है। आधार पे कल से मैं ये टेबल दिखा रहा हूं इस देश को कि भैया जो इन्होंने बिल में लिखा है उससे तो ये आंकड़ा बनता है, उससे तो वो नहीं बनता जो ये कह रहे हैं। अब अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, जिनकी बात को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं, अगर वो ये करना चाहते हैं और वो जो आंकड़े संसद में सुना रहे हैं कि देखिए तमिलनाडु तो 39 से 39 से 59 हो जाएगा, मैं तो विश्वास करता हूं, तो उसका एक ही तरीका है कि वो अब अपने दिए हुए संशोधन में एक नया संशोधन लेके आए। हो सकता है आज रात को संशोधन में नए संशोधन की जरूरत है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला। और आप गौर से सुन रहे होंगे, आप बेहतरीन सांसद थे 17वीं लोकसभा के, मलूक नागर। ये इतना, ऐसी क्या जल्दबाजी थी ये 3 संशोधन विधेयक लाने की? मतलब कह कुछ रहे हैं, संसद में बयान कुछ दिए जा रहे हैं, प्रावधान में लिखा हुआ है कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सीटें बटेंगी।
संसद में कहा जा रहा है नहीं सबकी 50% ही बढ़ेंगी, बिल में कहा जा रहा है 850 सीटें होंगी, अब बताया जा रहा है एक कह रहे हैं 815 होंगी, एक कह रहे हैं 816। ऐसी क्या हड़बड़ी थी? संदीप भाई, 1947 में देश की आबादी 31 करोड़ थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग बनने में करीब 6 करोड़ पाकिस्तान में चले गए और करीब 25 करोड़ हमारे देश में रह गए। 25 करोड़ पे 545 सीट, 2 एंग्लो इंडियन की, यानी कि 543 सीट। और ये 1971 में 55 करोड़, 2011 में 121 करोड़, आज 2026 में 147 करोड़। तो क्या अभी भी 543 ही रहे जो बहुत बढ़िया बात कही, बात करे, बहुत अभी क्यों कर दी? मैं आपकी दाद देता हूं, इतनी कमाल की जानकारी। एक मिनट सुनिए ना सर, आपने ऐसी कमाल की जानकारी दी। तो 121 करोड़ 2011 का जनसंख्या का आंकड़ा 2026-27 में 147 करोड़, ठीक कहा आपने बिल्कुल। 26 करोड़ ये बढ़ जाएगी तो हम 2011 को पैमाना मानने के लिए 3 दिन का ये विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं? 27 में कर लेते। सवाल ही तो ये है, असल सवाल यही है। शुक्रिया, आपने वो आंकड़ा दे दिया। मेरी बात पूरी होने दो प्लीज, एक ही एजेंडा लेके मत चलाओ, नहीं तो बीजेपी को भेज दो, मुझे भेज दो, और एक तरफ सारे के सारे जो बोलना बोलते रहो। तो प्लीज मुझे बोलने दो। तो 2026 में जब कभी एक टेलीविजन था और आज 300 चैनल हैं हिंदी भाषी, 450 चैनल हैं, जब कभी 1947 में 4-5 थे, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो देश के सांसदों की संख्या क्यों ना बढ़े? नई पार्लियामेंट बनाई, क्या खंडन करोगे? क्यों ना डिलिमिटेशन करें? फिर आज क्यों करा? आज ही क्यों? ये अरे 14 दिन पहले मैं बता रहा हूं ना, बजट का 2 चरण का सत्र खत्म हुआ। आपसे प्रार्थना, मुझे बोलने तो दो प्लीज। 2 साल चाहिए कमीशन के लिए, इस पे काम करने के लिए। आज 26 है, 28 तक काम होगा। 29 पे भी क्या चाहते हो कि डिलिमिटेशन ना हो? मैं सीधी बात कर रहा हूं, इस देश का सॉकल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी 2023 में कानून बना दिया, उस कानून में सरकार ने कहा कि नई जनगणना आधार बनेगी, उसके बाद परिसीमन होगा। तब सरकार के समझ में नहीं आ रहा था क्या टाइमलाइन है। रोज रोज आपकी टाइमलाइन बदलती है, सवाल दूसरों से पूछोगे, अपने अंदर खाने, अपने गिरेबान में नहीं झांकोगे। इसका मतलब तैयारी मुकम्मल नहीं थी, आपको अपनी टाइमलाइन ही नहीं पता होता। आपको यही नहीं पता 850 सीट होंगी कि 815 होंगी। संदीप भाई, आप इतने तेज तर्रार पत्रकार हो, बात को रोकना चाहते हो। इस देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और उसके सबसे बड़ा परिवार गांधी जी का, उसमें 2 लेडीज हैं, माननीय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों सांसद। और इस देश की 147 करोड़ में से 73.5 करोड़ औरतों को क्या नहीं चाहते कि वो सांसद बने? कौन और देश रहा है वो प्रदेशों में वो विधायक बने? हम क्यों खिलाफ हो इसके? हम गोल गोल क्यों घूम रहे? अरे भाई, मैं इतना चिल्लाने के, मैं तो आपकी बात की कद्र कर रहा हूं। 2023 में कानून बनाया, उसे लागू कर दो। ये अलग से ड्रामा क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है ना, 2023 में कानून बनाया, बन गया ना कानून। 1/3 सीटों के लिए उसको लागू कर दो। कदर कहां कर रहे हो जब बीच में लगता है कि मैं सही जगह ले जा रहा हूं, बीच में कूद के उसे डाइवर्सिफाई करते हो, बोलने ही नहीं देते हो। एक्चुअल में कानून को लागू क्यों नहीं करते? आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो कानून बनाया जा रहा है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। नहीं, सारा करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं किस तरीके से एजेंडे में क्या फिक्स है, क्या कहलवाना चाहते हो, मेरे मुंह से आप जानो। पर मुझे एक बात पता, इस देश की औरतों को आजादी चाहिए, पाकिस्तान की तरह मत रखो। आधी जनसंख्या है तो कौन मना कर रहा है? संसद में बैठने दो। कौन मना कर रहा है? कानून है, कानून को लागू कर दो। या असल दिक्कत यह है, परिसीमन बाद में होगा तो जातिगत जनगणना करनी पड़ गई विपक्ष के दबाव में। जो सेंसस शुरू होगा तो ये पिछड़ों के नाम की वोट भी मांगेंगे, आरक्षण भी मांगेंगे कि ये बिना बात का रायता फैल जाएगा। यूपी के चुनाव भी होने वाले हैं, तो उससे बचने के लिए कवायद तो नहीं। महिला आरक्षण बहाना है, परिसीमन निशाना है। खेल तो परिसीमन का है। उस समय 2026-27 की जनगणना को नहीं आने देना है।
तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले ही मोदी सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है और संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है महिला आरक्षण बिल को लेकर। महिला आरक्षण बिल 2023 में सरकार ने पास करा लिया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था और ये लागू करने की मांग आगे चलकर की जा रही थी। अब परिसीमन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। परिसीमन का मतलब है कि जिस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होगी उसको उतनी अनुपात में सीटें मिलेंगी वहां पर, और सीटें बढ़ जाएंगी। लोकसभा की सीटें बढ़ने का भी अनुमान बताया जा रहा है। अभी 543 लोकसभा की सीटें हैं और जब परिसीमन होगा, जब मतलब जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी जाएंगी, तब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 815 या 850 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी। अब यहां पर दक्षिण और उत्तर का भी मसला पेश आ रहा है। जो दक्षिण के नेता हैं, जो दक्षिण के सांसद हैं, उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण किया है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उत्तर के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी यूपी और बिहार में। अब दक्षिण के सांसद भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो है, अगर परिसीमन हुआ और जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो हमारी सीटें कम रहेंगी। लेकिन संसद के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि 50% ही सीटें हर जगह सबकी बढ़ाई जाएंगी और सबको इक्वल सीटें मिलेंगी। लेकिन कानून में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। जो अभी आप लोगों ने देखा, योगेंद्र यादव ने इसी बिंदु पर प्रकाश डाला और सबको समझाया कि किस तरीके से यूपी की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़कर जनसंख्या के आधार पर, जो जनसंख्या 16.5% पूरे भारत में यूपी की है, उसके आधार पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो यूपी में 140 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। तो वहीं पर दक्षिण में यानी कर्नाटक या केरल में वो अनुपात यानी 39 से सिर्फ 51 होगा। तो इतना वृद्धि होगी और यूपी में डबल हो जाएंगी। तो यही विवाद पूरा संसद के अंदर छिड़ा हुआ है कि परिसीमन जो है जनसंख्या के आधार पर होगा, तो उससे पहले जनसंख्या मतलब जो कास्ट सर्वे है उसको कर लेना चाहिए, उसके बाद परिसीमन करना चाहिए, जिससे और इक्वल तरीके से सबको जो है सीटें मिल सके, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यह पूरा मामला छिड़ा हुआ है, ये एक नई जंग छिड़ी हुई है भारत में। संसद के अंदर जो विशेष सत्र मोदी सरकार ने 3 दिन का बुलाया है, अब इसमें सरकार की नीयत में खोट बता रही है विपक्ष के ये लागू करने के पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है। यूपी का इलेक्शन भी आने वाला है, उसके बाद ये मतलब होगी। 29 की तैयारी अभी से हो रही है। महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास हो गया था, उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल अभी पास कर दिया जाए, इसको परिसीमन से हटा दिया जाए, परिसीमन से इसका कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, इसको अभी लागू करें और महिलाओं को जो है आरक्षण 33% की जो बात की गई थी वो अभी से लागू करके उनको दिया जाना चाहिए। तो आप लोग इस पर जरूर बता कर जाइए कि मोदी सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया, महिला आरक्षण, परिसीमन और इसको एक साथ जोड़कर जो लागू करने की बात की जा रही है, और महिलाओं को आरक्षण का बिल जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसमें सरकार की क्या नीयत है? क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? 2029 की तैयारी अभी से हो रही है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, क्या विपक्ष की बात सही है? तो क्या इसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों की बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर इक्वल तरीके से पूरे देश में सीटों की मतलब जो है सीटें बढ़ानी चाहिए? तो आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जब संदीप चौधरी ने इस पर महिला आरक्षण पर सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से, मलूक नागर से, तो दोनों ही जवाब देने में असफल रहे। और जब संदीप चौधरी ने बोला कि जब कानून लागू हो गया, जब ये कानून पास हो गया है तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, तब बीजेपी प्रवक्ता ही कैसी सिट्टी पिट्टी गुलोई महिला आरक्षण पर बहुत बोल रहे थे। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरएसएस के अंदर महिलाओं का भागीदारी की बात की गई तो कतई खामोश हो गए महेश वर्मा और संदीप चौधरी पर इल्जाम लगाने लगे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बताकर जाइए। आप लोगों ने योगेंद्र यादव की सारी बातें सुनी। योगेंद्र यादव ने बताया कि किस तरीके से झोल किया जा रहा है इस कानून के तहत, किस तरीके से झोल बोला कुछ जा रहा है, संसद के अंदर कानून में लिखा कुछ है और टीवी चैनल कुछ दिखा रहे हैं। क्योंकि गोदी मीडिया तो अब जो है इसी पर लग गई है, इस बिल की और इस परिसीमन की, और इसकी सबकी तारीफ ही करने लगी है और विपक्ष को लगातार कटघरे में गोदी मीडिया खड़ा कर रही है। तो योगेंद्र यादव ने सबको एक्सपोज कर दिया, पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। आप लोगों को योगेंद्र यादव की बातों में कितना दम लगा, कमेंट जरूर करके जाइए।
अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।